और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टू ब्लॉक सिस्टम बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना। यदि ये टॉपिक पहले से कभी पढ़े हुए हो तो जो भी तुमने पढ़ा है वो भूल जाओ, अभी जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा उसी को तुम याद रखोगे, ठीक है। समझो, टू ब्लॉक सिस्टम में कैसा क्वेश्चन अपन डील करेंगे, तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक प्लेस किया होगा इस तरीके से, समझना ध्यान से। यहाँ पे अपन ने एक कोई एफ फोर्स अप्लाई करा। अब अपन क्या देखते हैं कि यदि फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड कम हो तो ब्लॉक ए एंड बी दोनों मूविंग होते हैं, ब्लॉक ए एंड बी दोनों साथ साथ मूविंग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड बदल के ज्यादा कर देता हूँ तो कभी ये देखा गया है कि ए जो है ना ये पीछे की तरफ गिर जाता होता है ना। तो इस तरीके का मोशन होता है। तो मेनली अपन इस टॉपिक में दो टाइप का मोशन पढ़ेंगे, क्या क्या, एक तो मूविंग टुगेदर और एक मूविंग सेपरेटली। जब ये एक साथ मूव करेंगे तो उसे अपन मूविंग टुगेदर या मूव टुगेदर कहेंगे। अब जब ए पीछे रह जाएगा तो उसे अपन मूव सेपरेटली कहेंगे, ठीक है। तो ये कब केस बनेगा, कैसे बनेगा, कितना फोर्स अप्लाई करें तो बनेगा, तो ये सब अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो टू ब्लॉक सिस्टम सिंपल है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को प्लेस किया जाए और किसी एक ब्लॉक पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से दूसरा ब्लॉक भी मूविंग हो या पीछे की तरफ छूट जाए। ये अपना कॉन्सेप्ट रहेगा टू ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। कैसे डील करेंगे समझो ध्यान से। सपोज करो, क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा इसमें। सपोज करो इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5। इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 और मुझे ऐसा गिवन है कि मास ऑफ ए है 5 किलोग्राम एंड मास ऑफ बी गिवन है 10 किलोग्राम। मास ऑफ ए 5 एंड मास ऑफ बी 10 किलोग्राम। मुझे बताओ, सोच के देखो, मैं तुमसे कहूं कि यदि ब्लॉक ए को ध्यान से देखो तो ब्लॉक ए को कौन मूव कराएगा। यदि सपोज मैंने इस पे एफ फोर्स अप्लाई करा है, मैं देख रहा हूं कि ये दोनों ही आगे की तरफ मूविंग है। अब दोनों आगे की तरफ मूविंग है तो ए को मूव कौन करा रहा है। तुम कहोगे सर ए को तो फ्रिक्शन मूव करा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिंपल समझो, जब मैं बी ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो इस पे आगे एक नॉर्मल फोर्स जो अपन अप्लाई किया था, एक्सटर्नल फोर्स जो अपन अप्लाई किया था वो लग रहा है। तो अब सिंपल है, जो नीचे के जो दो सर्फेसेस है ग्राउंड और ब्लॉक ए, इसे रोकने की कोशिश करेगा और ये दोनों किधर फोर्स अप्लाई करेगा, पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज अभी मैंने मान लिया है कि ग्राउंड स्मूथ सरफेस है, अभी मैंने मान लिया है कि ग्राउंड स्मूथ है तो ये वाला फोर्स नहीं लगेगा और सिर्फ ये ही वाला फोर्स लगेगा। अब सोचो, ये फोर्स किसने लगाया, ये जो फ्रिक्शन है ये किसने लगाया, ड्यू टू ब्लॉक ए, तुम्हें पता है। अब यदि एक्शन होता है तो इसे रिएक्शन होना पड़ेगा और ये कौन लगाएगा, ड्यू टू ब्लॉक बी। समझ रहे हो। तो ये ए और बी का पेयर है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। तो मैं ये देख सकता हूं कि ब्लॉक ए को कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब सोचो, फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक ए को मूव करा रहा है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स अनलिमिटेड वैल्यू की है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स का अपना एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन कभी हो ही नहीं सकता। मतलब सिंपल है कि ब्लॉक ए के पास एक लिमिट तक ही एक्सेलरेशन होगा, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं। सोचो, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना रख सकता है, तो तुम कहोगे कि किसी तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन सॉल्व कर लो और उसको मास से डिवाइड कर दो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो जो अपना फ्रिक्शन है नॉर्मल और इनटू एम कर देंगे, अपॉन एम कर देंगे। म्यू है कितना 0.5, नॉर्मल mg होगा तो mg यहाँ से 50 होगा और मास मुझे क्लियरली दिख रहा है 5। तो तुम यहाँ क्लियरली आंसर दिख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से मूव नहीं करेगा, कम से मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि कम से भी मूव करता है तो सिंपल है, ए ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम से कम लगेगा और मैक्सिमम से कम लगने का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन लगना और स्टैटिक फ्रिक्शन लगने का मतलब है ब्लॉक ए बी पे रेस्ट में है। क्या तुम समझ रहे हो ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ब्लॉक ए पे जो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने का मतलब, यदि मैं चाहता हूं कि ए और बी दोनों एक साथ मूव करे तो जो मेरा सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो 5 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
मतलब 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 5 से ज्यादा यदि अपन ने एक्सेलरेशन नहीं रखा है, दैट मीन्स कि ए और बी दोनों एक साथ मूव करेंगे, और यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा हो जाता है तो ब्लॉक ए साथ छोड़ देगा और वो पीछे की तरफ चला जाएगा। क्यों पीछे की तरफ चला जाएगा? क्योंकि ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से मूव नहीं कर सकता। बताओ, पहले यहां तक तुम्हें समझ में आया तो यस का मैसेज करो। बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो देखो, अब मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो टू ब्लॉक सिस्टम में करना क्या है, सबसे पहले उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो। बहुत ध्यान से सुनना, टू ब्लॉक सिस्टम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेप्स अपन आगे प्रोसीड करेंगे, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, इस एग्जांपल में तुम देखो ए और बी है, तो फोर्स मैंने किस पे अप्लाई करा? बी पे अप्लाई करा। ए पे तो मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा। अब मैं जानना चाहूंगा कि यदि ए ब्लॉक मूव किया है तो किसकी वजह से किया होगा? फ्रिक्शन की वजह से किया होगा। तो सबसे पहला काम क्या? तो आइडेंटिफाई करो उस ब्लॉक को जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। तो मैंने ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, वो ब्लॉक कौन सा है? ए। तो ब्लॉक ए जो है वो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद चेक करो कि ए के पास मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो उस पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व कर लिया और उस फ्रिक्शन फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ क्लियरली देख सकता हूँ कि इस ब्लॉक के पास मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। ये काम तुम्हें सभी क्वेश्चन में करना है। क्या क्या? फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। उसके बाद उस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे जो कि म्यू इंटू जी के बराबर होगा, क्योंकि मास से मास तो कैंसिल हो जा रहा है। सिंपल, बट फिर भी अपन इसे डायरेक्ट ऐसे याद नहीं रखेंगे। सिंपल, मैक्सिमम फ्रिक्शन सॉल्व करेंगे और उसके मास से डिवाइड करेंगे, फिर एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे, और जो एक्सेलरेशन होगा वो अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो ये अपन ने काम आइडेंटिफाई, जैसे अपन ने ये काम कर लिया, उसके बाद अपन दो केस बनाएंगे। क्या? मूविंग टुगेदर और मूविंग सेपरेटली। अब मूविंग टुगेदर और मूविंग सेपरेटली से पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सपोज करो मैं तुमसे कहूं कि फाइंड, इसी क्वेश्चन को यदि मैं तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में दूं, तो फाइंड एफ मैक्स, समझना, फाइंड एफ मैक्स सो दैट ए एंड बी बोथ आर मूविंग टुगेदर। A and B both are moving together. A and B both are moving together. क्या हो सकता है? नीचे ग्राउंड पे अपन जीरो मानेंगे, है ना? ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना है? जीरो। तुमसे पूछा गया है कि एफ मैक्स कितना होना चाहिए जिससे कि ए एंड बी दोनों एक साथ मूव करें। बता सकते हो क्या आंसर मुझे? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो मैं मास गिवन है, एम का 5, बी का 10, है ना? ए और बी का मासेस भी गिवन है। तो तुम मुझे फोर्स बता दो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू, जिस वैल्यू तक अपन कह सकते हैं कि ब्लॉक ए एंड बी दोनों एक साथ मूव करेगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। देखो, मुझे इतना तो पता है ना कि ब्लॉक ए को कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। इससे तो ज्यादा एक्सेलरेशन तो है नहीं। कहने का मतलब ये कंप्लीट सिस्टम 5 से ही मूव करेगा। सोचो, ये कंप्लीट सिस्टम 5 से ही मूव करेगा ना। कंप्लीट सिस्टम यदि 5 से मूव करता है तो ए तो अच्छे से मूव करेगा। तो मैं सिंपल क्या कहता हूँ कि दोनों ही कंबाइंड सिस्टम का जो एक्सेलरेशन यदि 5 रहे तो 5 मीटर पर सेकंड तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 से जैसे आगे बढ़ोगे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। एंड सिंपल अपन F इक्वल टू एम ए लिखेंगे और टोटल मास है 15 इंटू 5 यानी कि 75 न्यूटन तक, मतलब 75 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक ए एंड बी एक साथ मूव कर रहे होंगे, क्योंकि ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैंने म्यू इक्वल टू 0 लिया हुआ है। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आया? मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा? फाइंड एफ मैक्स सो दैट ए एंड बी बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं मतलब इसका मैं डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि ए का एक्सेलरेशन 5 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब सिस्टम को भी 5 से मूव करना होगा सिस्टम को भी 5 से मूव करना होगा।
क्योंकि 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन होते ही ए साथ छोड़ देगा। क्या कुछ आइडिया लगा? सोचो। समझ में आया हो तो पहले यस का मैसेज करो। अब इसे नोट कर लो, है ना, इसे नोट कर लो। नोट कर लेने के बाद डन का मैसेज कर देना। अच्छे से नोट करना, किसी को डाउट हो, रिपीट कराना हो, प्लीज रिपीट का मैसेज कर देना। बट अभी तक जो भी तुम्हें बताया गया है वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बताया क्या क्या गया है? तो सबसे पहले टू ब्लॉक सिस्टम में उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। फिर उस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो बस 2 स्टेप क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ब्लॉक को, और उस पे लगने मतलब उसके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपने को सॉल्व करनी है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एफ मैक्स सॉल्व करो जिससे कि ए एंड बी दोनों एक साथ मूव करे। तो मुझे समझ में आ गया कि ए के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है, तो बी को भी 5 से ही मूव करना होगा, क्योंकि बी यदि 5 से ज्यादा से मूव करेगा तो फिर ए उसका साथ नहीं देगा, है ना। तो ए एंड बी दोनों कंबाइन सिस्टम को 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करना होगा। तो अपने को पता है ग्राउंड यहाँ पे स्मूथ सर्फेस ऐसा दिया गया था, तो एफ इक्वल टू एम में सिंपल अपना आंसर आ जाता है 15 इंटू 5 75 न्यूटन। मतलब 75 न्यूटन तक, 0 से 75 न्यूटन तक, 0 से 75 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक ए एंड बी मूविंग टुगेदर होंगे। और इसी क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फाइंड एफ मिनिमम व्हेन ए एंड बी बोथ आर जस्ट मूविंग सेपरेटली। इस क्वेश्चन को तुमसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, फाइंड एफ मिनिमम सो दैट व्हेन ए एंड बी बोथ आर जस्ट मूविंग सेपरेटली, मतलब उस टाइम वो जस्ट सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो 75 से ज्यादा कुछ भी फोर्स अप्लाई करोगे ए एंड बी सेपरेट होना स्टार्ट होने लग जाएंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो फ्रिक्शन की वजह से कौन सा ब्लॉक कौन सा ब्लॉक मूव होगा, बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना। जिस पे फोर्स नहीं लगेगा वही फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। देखो मैं यहाँ ए और बी को देखूं तो बी पे तो फोर्स लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी को कौन मूव कराएगा, फोर्स। बट ए को कौन मूव कराएगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ए पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। देखो मैंने ए पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा है, इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन। किसने लगाया, बी ने लगाया। तो सबसे पहले उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। तो ए ब्लॉक यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ए पे तो फोर्स लगाया नहीं, लेकिन फिर भी ए मूव कर रहा है। किसने मूव कराया, फ्रिक्शन ने मूव कराया। ओके, डन का मैसेज कर देना, नोट कर लेना। तो चलो इसी पे बेस्ड अपन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करेंगे। देखना सेम सब कुछ है, इंफॉर्मेशन सेम है। ग्राउंड 0, इसके लिए मास 10 किलोग्राम गिवन है, ऊपर के लिए 5 किलोग्राम गिवन है।
कोफिशिएंट 0.5 गिवन है, म्यू इक्वल्स टू 0.5 एंड यहाँ पे फोर्स F। तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। इस ब्लॉक को ए कह लो और नीचे वाले ब्लॉक को बी कह लो। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी व्हेन F equals to 50 न्यूटन, F equals to 25 न्यूटन एंड F equals to 60 न्यूटन। करो सॉल्व, क्या होगा इसका आंसर? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B व्हेन F equals to 50 न्यूटन, F equals to 25 न्यूटन और F equals to 60 न्यूटन। इन तीनों ही केस के लिए A एंड B का एक्सेलरेशन सॉल्व करना चाहते हैं। तुम्हें आइडिया लग चुका है कि 75 से कम न्यूटन के फोर्स पर ये दोनों एक साथ मूविंग है, मतलब इन तीनों फोर्स पे भी ये मूविंग टुगेदर है। तो मूविंग टुगेदर तो सिंपल अपन समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्नेहिल का आंसर है 10/3, 5/3 एंड 12/3। ठीक है, देखते हैं। सही है। देखो क्या करना है, सोचो। सबसे पहले उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। तो ब्लॉक है कौन सा? ए। ब्लॉक ए है जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा कितना मैक्सिमम? तो एफ एल मैं सिंपल कह सकता हूँ 0.5 इंटू 50। तो यहाँ से कितना जाएगा बताओ? 25 न्यूटन। अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, तुम कहोगे फोर्स अपॉन मास, तो 25/5, यहाँ से आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे पता है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिस्टम का एक्सेलरेशन देने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा 75। और इन ये तीन जितने भी फोर्सेज हैं 75 से कम है, मतलब इन तीनों ही केस में कौन सा केस बनने वाला है? तो मूविंग टुगेदर। कौन सा केस बनेगा? मूविंग टुगेदर। तो मूविंग टुगेदर का अपन सिंपली ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि लगे कि हाँ मूविंग टुगेदर है। फोर्स एफ है कितना? 50, टोटल मास कितना? 15। तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा? 50/15। पहले का आंसर। दूसरे का आंसर आ जाएगा 25/15, 25/15 एंड थर्ड का आंसर आ जाएगा 60/15। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर। किसी को डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में? देखो अच्छे से। समझ में आ गया सर हो ये इसका? मैं हाँ सर वो 25 वाले में थोड़ा डाउट आ रहा है 25 वाले में सर। डाउट कैसे आ रहा है? फोर्स तो फोर्स अच्छा भी मुझे समझ में, 10 kg वाले पे फ्रिक्शन भी 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं फिर समझ गया मूव तुम्हारा तो डाउट। मैं अच्छे, हाँ मैं डाउट अच्छे से समझ गया। मतलब यदि इन केस में 25 की जगह 20 देता तो तुम और कंफ्यूज हो जाते। मान लो यदि मैं फोर्स 20 देता तो तुम्हारा फिर आंसर क्या होता? ऐसे ही बताओ सिंपल। ऐसा कहते कि ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा ऐसा? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, समझते हैं। देखो मुझे बताओ 25 न्यूटन फ्रिक्शन कब लगेगा? पहले तो मुझे ये बताओ, जब ए एंड बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट होगा तब ना। मुझे बताओ यदि मैं तुमसे कहूं कि 25 न्यूटन मुझे फ्रिक्शन फोर्स लगाना है, तुम पढ़ चुके हो फ्रिक्शन अच्छे से। 25 न्यूटन कब लगेगा? जब ए एंड बी, ये वाला जो सरफेस है ना, इसके बीच
मूविंग या रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो, बट यहाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना मोशन। सोचो, अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा 25 लगे, 25 से कम में भी तो काम हो सकता है ना। सोच के देखो, मैं तुम्हें सिंपल कहूँ कि मुझे ना ब्लॉक 10 किलोग्राम के लिए एफबीडी बनाओ, चलो अपन 25 के लिए अच्छे सॉल्व करते हैं। इधर अपन ने 25 लगाया, पीछे मैंने फ्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। तो मैं इसके लिए एफबीडी में क्या लिखूंगा, 25 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 10 इंटू ए। अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि फ्रिक्शन मैक्सिमम पे लगेगा, ये बताओ। फ्रिक्शन मैक्सिमम पे तो अपन तब लगाते हैं जब ए एंड बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो, लेकिन मुझे कैसे पता कि ए एंड बी के बीच स्लिपिंग है या नहीं है। तो ये चीज मैंने कैसे कंफर्म करा कि मुझे पता है कि ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है, मतलब यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा होगा तो ही ए ब्लॉक पीछे मूव करेगा। उससे पहले तक ये ए और बी दोनों कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे और इन दोनों सरफेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब समझना ध्यान से, अब इसी वाले अब 5 kg वाले ब्लॉक पे मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पे एफ इधर लगेगा, तो मैं सिंपल एफ इक्वल टू 5 इंटू ए लिखूंगा। देखो ध्यान से, तो इस एफ से एफ कैंसिल होगा, 25 इक्वल टू कितना आ गया 15 ए, तो ए इक्वल टू यहाँ से आ गया 15 25/15, दैट मीन्स 5/3। अच्छा 5/3 आया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, देखो 5 इंटू 5/3, यानी कि यहाँ पे तो फ्रिक्शन फोर्स 25/3 ही लग रहा है, 25 तो लग ही नहीं रहा। कुछ समझ पा रहे हो क्या, कनेक्ट करो चीजों को। मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगता है, जब ए एंड बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो, और स्लिपिंग स्टार्ट कब होगा, जब 75 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। अब जब 75 से कम न्यूटन का फोर्स है तो क्या होगा, ए एंड बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब जब स्लिपिंग स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं ना कि वो मैक्सिमम पे लगे फोर्स, जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पे लगे, ये तो जरूरी नहीं ना। मैक्सिमम पे तो तब लगेगा जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। कनेक्ट कर पा रहे हो, स्टैटिक और काइनेटिक, ये दो वर्ड को अच्छे समझो, इसी में आंसर छुपा है तुम्हारा। यस सर। समझ में आया क्या। 25 न्यूटन पिक्चर में तब आएगा जब ए एंड बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो, और जब तक स्लिपिंग नहीं है तब तक फ्रिक्शन 25 से कम होगा। सभी से पूछ रहा हूँ, क्या सभी को ये समझ में आया क्या, तो ये तो यस सर। क्योंकि से फ्रिक्शन पीछे की, ये ए और बी को एक साथ लेके मूव करेगा। बी को किस पे मूव करना है, ग्राउंड पे मूव करना है। ग्राउंड कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ पे तुम कितना भी कम से कम फोर्स दो तो एफ इक्वल्स टू एम है, तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम तो होगा ही होगा, ये तो जीरो तो है नहीं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, समझ पा रहे हो, बोलो। ओके, चलो बढ़िया, समझ में आएगा, धीरे धीरे सबको आएगा। चलो अब फिर से इसी क्वेश्चन में एक और पैटर्न देखेंगे, देखना। इस पे अपन कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम तो 20 से ज्यादा ही करेंगे आराम से। किसी को ना समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड तक सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ये 5 kg है, ठीक है। ग्राउंड फिर से फ्रिक्शनलेस है, म्यू 0 है, ये वाला सरफेस म्यू इक्वल्स टू 0.5 है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, अब मैंने इस पे ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है, ऊपर वाले ब्लॉक पे, सपोज करो ये अपना ए और नीचे ब्लॉक बी। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड एफ मैक्स so that A and B both are moving together. Find F max so that A and B both are moving together. करो ट्राई। तरीका वही है, सबसे पहले ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, उस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉल्व करो, और उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे ही दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकते हैं या उससे कम वाले फोर्स पे। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में एफ मैक्स पूछा है तो उसी एक्सेलरेशन पे अपन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है, करो ट्राई।
देखो टू ब्लॉक सिस्टम जरा सा डिफिकल्ट तो है, ये तो मैं मानूंगा, लेकिन तुम लोग को भी ना यस का मैसेज करते रहना, इनकेस कहीं भी ना समझ में आए तो रिपीट का मैसेज, ये सब प्रॉपर करते रहना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि तुम्हें कहाँ समझ नहीं आया, कहाँ समझ में आया। ये टॉपिक तुम्हें कंप्लीट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रिक्शन को 100% परफेक्ट बनाएगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक। थर्टी 37.5, ओके 75, अलग अलग आंसर आ रहा है। 37.5 एंड 75, दो टाइप के आंसर्स ज्यादा मिल रहे हैं मुझे। देखो करते हैं सॉल्व, जो तुम्हें सिखाया गया ना वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा इसमें ब्लॉक है जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, ए या बी, मैसेज करो। ब्लॉक ए एंड बी, कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा? ब्लॉक बी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा, ये भी पता है तुम्हें। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ए आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, तो इस पे बी किधर फ्रिक्शन लगाएगा? पीछे। तो ये एक्शन, तो ये रिएक्शन, सिंपल समझ में आता है। तो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन किधर है? आगे की तरफ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूँ फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल कौन से सरफेस पे लेते हैं? जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो ये अपना नॉर्मल रहा, ये अपना mg रहा। तो क्या नॉर्मल मेरा 50 न्यूटन के बराबर है क्या? बताओ। नॉर्मल तो उसी सरफेस का लोगे ना जिस सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस सरफेस पे नॉर्मल 50 न्यूटन है, ध्यान से, 100 नहीं है। 100 तो खैर होता ही नहीं। यदि तुम इस सरफेस नॉर्मल लेते, इस सरफेस पे मैं जो जिगजैग करके बना रहा हूँ, इस पे 150 न्यूटन होता, क्योंकि टोटल मास तो 15 किलोग्राम है, समझना। तो इस वाले सरफेस पे नॉर्मल होता 150, इस वाले सरफेस पे नॉर्मल कितना होगा? सिर्फ 50, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व करूँ तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? 0.5 इंटू 50, तो इधर से आ गया 25 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन आ गया अपने पास 25 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम है। ये लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कितना लग सकता है? 25 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगेगा। यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे बी का अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, तो फोर्स अपॉन मास, लेकिन बी का मास 10 है, क्योंकि मुझे 10 किलोग्राम को मूव कराना है। तो इसके पास एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। अब मैं क्या चाहूंगा, मूविंग टुगेदर का केस सॉल्व करना है, दोनों को एक साथ मूव कराना है। तो मैं सिंपल ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। ग्राउंड स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो F इक्वल्स टू नेट मास, यानी कि 15 इंटू 5/2, दैट मीन 75/2 न्यूटन आंसर होगा। 37.5 सही आंसर है। क्या तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। गुड। बहुत आसान है, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले अपन उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉल्व कर ले रहे हैं। और मुझसे क्वेश्चन में बोला ही गया कि एफ मैक्स बताना है जब तक कि ब्लॉक ए एंड बी दोनों एक साथ मूव करे। तो मैं चाहूंगा कि ब्लॉक बी के पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, उसी एक्सेलरेशन से ए भी मूव करे। उसी टाइम पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैंने सिंपल कंबाइन सिस्टम ड्रॉ करके एफ फोर्स अप्लाई करा के एफ इक्वल्स टू एम ए कर दिया। अच्छा, मतलब किसी ने फोर्स को बी ब्लॉक पे अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फोर्स अपन ने ए पे अप्लाई किया था, है ना, ए पे। तुम्हें आइडिया लग रहा है क्या इस सब क्वेश्चन का? तो एक बार मुझे यस का मैसेज करो सभी। पहले बताओ तुम्हें ये जो मैंने दो तीन अभी दो क्वेश्चंस किए हैं ऊपर और नीचे फोर्स अप्लाई करके, इस पे ये सब टाइप के क्वेश्चन समझ में आए हो तो यस का मैसेज करो। फिर अपन नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करेंगे। गुड।
अब मैं तुम्हें मूविंग सेपरेटली का केस समझाता हूँ। अभी तक अपन मूविंग टुगेदर का केस कर रहे थे, अब मैं तुम्हें मूविंग सेपरेटली का केस समझाता हूँ। यही एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल सेम लेने से पैटर्न तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें क्या हुआ था, क्या चेंज किया था, तो क्या नया चेंज हुआ, आइडिया लगता है अपने को। ब्लॉक ए एंड बी मास भी सेम ले रहे हैं, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, ठीक है। ग्राउंड अभी भी स्मूथ है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इस पे फ्रिक्शन सेम है 0.5 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया 100 न्यूटन। अब मुझे बताना है कि ए एंड बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, तरीका वही है। सबसे पहले उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। तुम कहोगे सर ए, तो ब्लॉक ए के लिए मैंने एफबीडी ड्रॉ करा, एफबीडी में इधर फ्रिक्शन लगेगा, आगे क्यों लगेगा यह तुम्हें अच्छे से पता है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट यदि फ्रिक्शन फोर्स लिख के बताऊं तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा 25 न्यूटन, एंड यदि ए का मैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम लिखना चाहूं तो ये आएगा सिंपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ए का मैक्सिमम कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दो केस बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, तो मूविंग टुगेदर, पहला केस कौन सा है, मूविंग टुगेदर। तो मूविंग टुगेदर का डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से मूविंग टुगेदर एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही सिस्टम है, सिंपल समझ सकते हैं। इस पे मैंने फोर्स कितना अप्लाई करा, 100 न्यूटन, पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो मैं सिंपल कहूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो 100 डिवाइड बाई 15, और ये 100 डिवाइड बाई 15 यदि तुम सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, देखना इधर से आएगा 20 और इधर से आएगा 3, तो 20/3 लगभग 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कह रहा है कि यदि मैं मूविंग टुगेदर करता हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन है 6.67, लेकिन ब्लॉक ए कह रहा है कि मैं 5 से ज्यादा से मूव करूंगा ही नहीं। कहने का मतलब कि इस एक्सेलरेशन पे ए एंड बी मूव एक साथ नहीं कर सकते, मतलब ये केस क्या है, रॉन्ग। तुम्हें समझ में आया पहले यहाँ तक। मैंने मूविंग टुगेदर में सिंपल सिस्टम का एक्सेलरेशन सॉल्व करा, और मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम का एक्सेलरेशन आ रहा है 6.67, जबकि मुझे पता है कि ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली मूविंग टुगेदर का केस पॉसिबल नहीं होगा। पहले बताओ यहाँ तक तुम्हें समझ में आया क्या, समझ में आया हो ये इसका मैसेज करो। तो मैंने सिंपल क्या करा, मूविंग टुगेदर का केस माना, और मैंने देखा कि सिस्टम का एक्सेलरेशन है 6.67। सपोज मैंने कहा सपोज मेरा आंसर 6.67 की जगह 3 आ जाता, तो मैं क्या कहता कि हाँ भैया दोनों एक साथ मूविंग है। सिंपल, क्यों, क्योंकि मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो 5 है और आंसर 5 से कम आ रहा है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन को तुम देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन में दिखाऊं, ये क्वेश्चन देखो तुम। इस क्वेश्चन में देखो, यदि मैं तुम्हें कहूं कि मुझे ना सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, जैसे सपोज करो, मैं इधर ही मिटा के कर रहा हूँ, देखना। देखो पहले वाले केस में 50 न्यूटन मान रहा हूं, यदि मैं 50 न्यूटन मानता हूं और इस पे टोटल मास है 15, तो यदि मैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की बात करता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की, तो क्या कहोगे, 15/15 कितना आ जाएगा बताओ, 5/3, तो 5/3 है कितना, 1.67। अब सिंपल समझ में आता है कि गलत कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा 2.33। एक मिनट, 10 डिवाइड बाई 3, यहाँ से आएगा 3.33, ठीक है, 3.3 मानो ना, हटाओ 3.3। अब ये 3.3 है क्या, समझते हैं। तो 3.3 तो इससे तो कम है ना, ये 5 है, ये 3.3 है, तभी तो मूविंग टुगेदर का केस हुआ था और ए एंड बी को अपन ने सेम एक्सेलरेशन दिया था। समझ में आ रहा है, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन 6.67 है, जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 5 ही कह सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा ये रख ही नहीं सकता, मतलब मूविंग टुगेदर का केस पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे अपन नेक्स्ट केस फाइंड आउट करेंगे, मूविंग सेपरेटली। मूविंग सेपरेटली का केस देखेंगे। अब मूविंग सेपरेटली का केस कैसे देखोगे, तो मूविंग सेपरेटली में तुम्हें ए का तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है, क्योंकि ए तो 5 से ज्यादा मूव नहीं करेगा और ए के पास 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। अब मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, एफबीडी, एफबीडी ड्रॉ करूंगा बी के लिए। बी पे कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। ये पीछे लगाएगा 25, क्यों पीछे लगाएगा, क्योंकि अब ये मूविंग है। मूविंग है मतलब ए एंड बी के कॉन्टेक्ट सरफेस जो है ना, अब इसमें एक मोशन हो चुका है,
तो यदि मैं ए बी का एक्सेलरेशन अब सॉल्व करूं तो मैं सिंपल लिखूंगा 100 माइनस 25 नेट फोर्स और इसका मास है कितना 10, तो आंसर आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आया? तो मेरा फाइनल आंसर है 5 एंड 7.5। मेरा जो फाइनल आंसर है वो है 5 मीटर पर सेकंड ए ब्लॉक के लिए एंड 7.5 मीटर पर सेकंड बी ब्लॉक के लिए। अच्छा एक चीज ये भी बता दूं, कोई माइंड में ये मत सोचना कि ये ब्लॉक तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके गिर जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे। इससे अपन इनफाइनाइट लेंथ का मानेंगे, ऐसा मानेंगे ब्लॉक बस पीछे छूट गया है ना, ब्लॉक पीछे रह गया, वो गिरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है अपने को, ठीक है। पहले बताओ ये तुम्हें समझ में आया क्या मूविंग सेपरेटली का जो मैंने केस एक्सप्लेन करा? नोट कर लेना अच्छे से। मूविंग सेपरेटली, ये है मूविंग टुगेदर और ये मूविंग सेपरेटली। तो ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। सर हाँ सर ये बी ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स का एक बार वो बता दीजिए। हाँ मुझे बी बताओ। ब्लॉक पे हाँ मुझे बताओ, अब क्या ए एंड बी के बीच जो कांटेक्ट है उसमें रिलेटिव मोशन आ गया है क्या? क्या अब ए बी के रेस्पेक्ट में मूविंग है क्या, या बी ए के रेस्पेक्ट में मूविंग है क्या? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मूविंग टुगेदर का केस तो हुआ ही नहीं। अब जब ये केस पॉसिबल ही नहीं, मतलब मूविंग सेपरेटली है। मूविंग सेपरेटली मतलब ए और बी अलग अलग मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सरफेस पे अब कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन अपन क्या लेंगे? 25 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक ही दिया है ना। तो इस ब्लॉक, यस ये सर। देखो ये बी, जो बी है वो आगे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। तो सिंपल अपन ने नेट फोर्स डिवाइड बाय मास करके एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया। समझे क्या? यस सर। हाँ नोट कर लिया। नोट कर लेना, फिर अपन इस पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। किसी को डाउट हो प्लीज माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं क्या? शॉर्टकट से कैसे निकालोगे? ये तो खुद ही इजी है। देखो अभी तुम्हें ये इतना टाइम इसलिए कंज्यूम हो रहा है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो ये 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये अपने आप में शॉर्टकट है। वैसे शॉर्टकट लगाओगे क्या, बताओ मुझे माइक अनम्यूट करके। सर वो फोर्स उधर 100 न्यूटन का लग रहा, नेट पुलिंग फोर्स है हाँ तो देखो ना, -25 बिल्कुल वही। किया तो वही है ना। हाँ बिल्कुल यही तो है। देखो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ बैक टू बैक, आंसर बताओ जल्दी जल्दी यस सर। देना। देखना मासेस में सब में सेम लूंगा 10 किलोग्राम, डेटा सब कुछ वही है, बस मुझे आंसर सही चाहिए। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 ही है। मासेस 5 एंड 10 जो पहले लिया था वही है। इधर पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया है 80 न्यूटन। ग्राउंड 0 है,
या फिर यूं कहो यहाँ पे सिर्फ फोर्स एफ है, यहाँ पे फोर्स सिर्फ एफ अप्लाई करा है। तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, व्हेन एफ इक्वल्स टू 80 न्यूटन, दूसरा एफ इक्वल्स टू 120 न्यूटन, थर्ड एफ इक्वल्स टू 200 न्यूटन। करो सर। ब्लॉक ए ऊपर एंड ब्लॉक बी नीचे। ए एंड बी का एक्सेलरेशन सॉल्व करो जब 80 न्यूटन है, 120 एंड 200 न्यूटन। क्या बात है। 5, 5.5, 5, 9.5, 5, 17.5। गुड। फाइव, 5, 5.9, 17.4, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। गुड। अभी तक मुझे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 स्टूडेंट से आंसर मिला है। अब तुम्हें आइडिया लग चुका है, मुझे ऐसा लगता है। अब तुम 2 ब्लॉक सिस्टम इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि यदि हमसे सर पूछ ले कि सर वो कितने टाइम में दोनों के बीच का कांटेक्ट छूटेगा, जैसे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो होगा दोनों के बीच में सर, हाँ जैसे हाँ, कि मूविंग सेपरेटली में, तो सर ये टाइम सर कैसे निकालेंगे सर फिर वो सब इनके बताऊंगा, वो एडिशन? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, वो सब सारे क्वेश्चन है, सब लाइन में है, ठीक है। पहले स्टेप वाइज। मैं एफ को यहाँ पे अभी टाइम का फंक्शन देने, अभी नहीं, मतलब एंड क्वेश्चन होगा ये। मैं एफ को 5 × t का फंक्शन दे दूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन ऑफ ए वर्सेस एफ, एक्सेलरेशन ऑफ बी वर्सेस एफ, ये सब कुछ आएगा उसमें। अभी पहले इसी में भी बहुत सारे वेरिएशन देखेंगे। अभी मैंने ग्राउंड को स्मूथ रखा है, अभी ग्राउंड पे फ्रिक्शन दूंगा, उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे। पहले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 5 स्टूडेंट से ही आंसर आया अभी तक बस, बाकी सभी पता नहीं। लविकांत आंसर बताओ, कुशल, प्रियंका,
चलो अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो अपन सिंपल फोर्स यहाँ पे एफ गिवन है, ठीक है। तुम्हें पता है इन तीनों ही केस में मूविंग सेपरेटली होगा। ये कैसे पता लगा? क्योंकि सिस्टम का जब मैं एक्सेलरेशन सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा 18/15, तो ये 6 से तो ज्यादा ही है। तो तीनों ही 6 से सॉरी 5 से ज्यादा है ना, तीनों ही 5 से क्या है, ज्यादा। तो जब 5 से ज्यादा है तो मूविंग सेपरेटली तो होगा ही होगा। अब मूविंग सेपरेटली है, इसका मतलब ए का एक्सेलरेशन तो 5 रहेगा। क्यों रहेगा 5? क्योंकि मुझे पता है कि सेपरेटिंग मतलब सेपरेटली है, इसका मतलब ए मैक्सिमम 5 से ही मूव कर सकता है, 5 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो ए के पास एक्सेलरेशन सभी केस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला है। अब मैं 3 अलग अलग कंडीशन के लिए एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ बी के लिए। तो बी पे आगे फोर्स है कितना, 80 न्यूटन, पीछे है फ्रिक्शन 85, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा 80 माइनस 25, और मास है कितना 10। तो फर्स्ट केस का आंसर है एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। दूसरे केस के लिए देखें तो इस पे 120 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ बी है। एंड तीसरे केस के लिए देखें तो 120 माइनस 25 डिवाइड बाई 200, सॉरी 200 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, ये है थर्ड केस के लिए। तो इस तरीके से मैं आंसर्स बी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पता लग जाएगा डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पे। बट ए के लिए एक्सेलरेशन सभी में क्या है, सेम। क्या किसी को डिटेल में मैं मतलब डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना है क्या, या समझ में आ गया सभी को? तो ये इसका मैसेज करो। क्या मैं डिटेल में सॉल्व करूं क्या? उत्कर्ष, नंदिनी, लविकांत, प्रियंका, बताओ जल्दी। डन, ओके, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब पहले इस पे मैं डिफरेंट डेटा दे के एक आध दो क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक तो डेटा सेम था, अब मैं डेटा चेंज करूंगा। इधर है 8 किलोग्राम, ब्लॉक का मास है 8 किलोग्राम, इसे मैं ए कह रहा हूँ। एंड ये है अपने पास 4 किलोग्राम, एंड यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.6, इस वाले सरफेस पे 0.6, और ये अपना स्मूथ है, म्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एफ अप्लाई करा, तुमसे पूछा गया फाइंड, सेम क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी सॉल्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। एफ पहले केस में दिया 20 न्यूटन, दूसरे केस में 50 न्यूटन, तीसरे केस में 150 न्यूटन। सॉल्व करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पे एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी तुम्हें सॉल्व करना है। एक के लिए मास है 4 किलोग्राम, दूसरे के लिए 8 किलोग्राम, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.6, ग्राउंड स्मूथ है। इन तीन फोर्सेस के लिए ए एंड बी का एक्सेलरेशन सॉल्व करो।
गुड, बहुत बढ़िया। 5 स्टूडेंट का आंसर आ गया अभी तक, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, क्या बात। सब गड़बड़। खैर देखना, 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, इस तरफ कोएफिशिएंट है 0.6 एंड यहाँ पे फोर्स F अप्लाई किया था। तो सबसे पहले 4 किलोग्राम के लिए अपन ने एफबीडी ड्रॉ किया, तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है 24 न्यूटन का, ठीक है। यदि मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी सॉल्व करूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी का मैक्सिमम वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले केस में फोर्स 20 दिया था ना, पहले केस में फोर्स 20 दिया था ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो अब सिंपल अपन क्या दो केस बनाएंगे, पहले मूविंग टुगेदर। तो मूविंग टुगेदर का केस देखते हैं। तो मूविंग टुगेदर में डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे? 20 डिवाइड बाई 12, है ना। तो 20 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा? 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम देखो ये 5/3 इससे तो कम है ना, मतलब ये केस पॉसिबल है। यानी कि जब अपन ने फोर्स 20 अप्लाई करा है तो ए एंड बी का एक्सेलरेशन होगा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए एंड बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 5/3। यही आंसर आया था क्या सभी का? फर्स्ट केस का आंसर बताओ। ये आया हो तो इसका मैसेज करो। बहुत बढ़िया। अब मैं सेकंड केस देखता हूँ, यहीं पे मिटा के सेकंड केस देखता हूँ। सेकंड केस में फोर्स 50 न्यूटन था क्या? F इक्वल्स टू 50 न्यूटन। हाँ, अब फिर क्या करेंगे? यहाँ पे मैं 50 यूज करूंगा। देखना 50, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो कितना आएगा? देखो सिंपल देखना। तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो देखा जाए अप्रोक्सीमेट आंसर तो कितना आ जाएगा? 4.1 कह लो। अब ये 4.1 तो इससे कम है ना, 4.1 इससे कम है, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब इस केस में भी क्या होगा? मूविंग टुगेदर। तो मैं ए एंड बी का जो एक्सेलरेशन है इस केस में भी कितना कहूंगा? 50/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड का आंसर है। बताओ समझ में आया क्या सभी को? 6 से कम जितने भी एक्सेलरेशन आएंगे सभी केस में मूविंग टुगेदर। यदि 6 से ज्यादा होगा तो ही मैं केस मूविंग सेपरेटली का ड्रॉ करूंगा, सॉल्व करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। एंड थर्ड कंडीशन में फोर्स क्या गिवन था? 150 क्या या 120? 150, ठीक है। एंड थर्ड केस में फोर्स है 150 न्यूटन। लगाते हैं 150 न्यूटन, ये 150 न्यूटन। तुम क्लियरली देख सकते हो ये जो एक्सेलरेशन है ये 12 पॉइंट समथिंग है। ये है कितना? 12 पॉइंट समथिंग। अभी 12 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस तो पॉसिबल है नहीं। अब मतलब है मूविंग सेपरेटली से। अब मैं सिंपल क्या करूंगा? तो ये तो हो गया अपना मूविंग टुगेदर का केस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व करूंगा मूविंग सेपरेटली। मूविंग सेपरेटली का, तो मूविंग सेपरेटली में मुझे बी का एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है 6। मुझे सिर्फ सॉल्व करना है किसके लिए? ए के लिए, 8 किलोग्राम के लिए। तो इधर लग रहा है फोर्स 150 न्यूटन का, पीछे फ्रिक्शन लगेगा 24 न्यूटन का। तो 150 माइनस 24 डिवाइड बाई मास है 8 का, और यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाएगा ब्लॉक ए का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 126 डिवाइड बाई 8। देखो डिवाइड हो सके तो कर लो। बताओ तुम्हें ये तीनों ही फोर्स के लिए समझ में आया कि एक्सेलरेशन ए एंड बी पे अच्छे से आया क्या समझ?
अभी तक मैंने ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं दिया है। तो ये वाला केस तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या सभी को? किसी भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज मुझे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। तरीका बहुत सिंपल है, सबसे पहले उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, फिर फ्रिक्शन सॉल्व करो, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉल्व करो, फिर ये चेक करो कि उस एक्सेलरेशन पे मूविंग टुगेदर पॉसिबल है या नहीं। कैसे देखेंगे? तो एक्सेलरेशन रेट 6 है और मूविंग टुगेदर के लिए एक्सेलरेशन रेट 6 से कम आता है, 6 से कम, तो मैं कहूंगा कि मूविंग टुगेदर केस पॉसिबल है, तो वहीं पे अपना आंसर आ जाता है। इन केस एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मूविंग जो जिस ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करा रहा है उससे ज्यादा है तो फिर मुझे मूविंग सेपरेटली पे जाना होगा और सिंपल एफबीडी ड्रॉ करके आंसर सॉल्व करना होगा। तो ये मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें। इफ इक्वल, तो देखो इफ इक्वल रहता है तो भी ये मूव नहीं करेगा। मूव क्यों नहीं करेगा बताओ? मतलब सेपरेटली इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने को पता है ना कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए लिमिटिंग से ज्यादा होना होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे फ्रिक्शन 20 है, तो यदि मैं यहाँ भी 20 लगा दूं तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, है ना? ये रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों रेस्ट पे रहेगा? क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। हाँ, ये 21 होगा तो फिर मूविंग सेपरेटली होगा ना। इक्वल पे भी अपन क्या मानेंगे कि मूविंग टुगेदर का ही केस है। सपोज यहाँ पे 6 ही आ जाता, सपोज यहाँ 6 आ जाता, तो भी मैं क्या कहता कि मूविंग टुगेदर ही है और दोनों का एक्सेलरेशन 6 और 6 है। सपोज यहाँ पे मैंने 150 की जगह सिंपल 72 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो 72/6 तो 72/12 तो 6 आ जाएगा। तो इस केस में भी मैं आंसर क्या कहता कि ए एंड बी का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? तो आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन देके फिर वो वाला केस अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं ए और ग्राफ भी ड्रॉ कराऊंगा एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स में, कि जैसे जैसे मैं फोर्स चेंज कर रहा हूँ कैसे कैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। होमवर्क मैंने पहले ही दे दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, उसके नेक्स्ट डे का होमवर्क एक्सरसाइज 3, उसके नेक्स्ट डे का होमवर्क एक्सरसाइज 4, एक एक एक्सरसाइज आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? ये अपना होमवर्क रहेगा। बाकी यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। थैंक वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके, यू सर। बाय बाय।